Hello everyone, welcome to Panacea Bharti Institute. Today in this video, we are going to learn about business plan, the need of business plan, the elements of business plan and the feasibility analysis. So without wasting any time, let's get started. So the first thing that comes is, what do you mean by business plan? Business plan hota kya hai? Any written document that describes the core activities of your business, the objectives that you want to achieve and how you are planning to achieve your goal is known as business plan. मतलब जब भी किसी रिटन डॉक्यूमेंट में हम डिटेल में बताते हैं कि हमारा बिजनेस है क्या, वो क्या अचीव करना चाहता है, वो क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके क्या गोल्स हैं और वो उन गोल्स को कैसे अचीव करेगा, उस चीज को हम कहते हैं बिजनेस प्लान. ओके, सो द नेक्स्ट कम्स elements of business plan. The first element is mission statement. अब मिशन स्टेटमेंट क्या होता है? एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हमारे बिजनेस के मेन ऑब्जेक्टिव्स, जो मेन गोल्स हैं, जिस दायरे के अंदर रह के हमने काम करना है, वो डिस्क्राइब किया होता है. ठीक है. द नेक्स्ट कम्स कंपनी बैकग्राउंड. अब कंपनी बैकग्राउंड में क्या है? हमारी कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, उसके टॉप मैनेजमेंट में इनिशियली कौन था, आगे कौन होएगा, वो सब जो है वो हमारी कंपनी बैकग्राउंड का पार्ट बन जाता है. इसमें हम अपनी कंपनी में क्या कल्चर सिस्टम हम फॉलो करने वाले हैं, क्या वैल्यूज हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं, या क्या कोर वैल्यूज से ये कंपनी स्टार्ट हुई है, वो सब मेंशन होता है कंपनी बैकग्राउंड में. सो अगली चीज आ जाती है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन. जो भी हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो भी हम सर्विस रेंडर कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है इस प्लान के अंडर. जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं तो उसके कोई क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी होंगे, कोई क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स भी होंगे. तो हम लोगों को उसको पूरा डिस्क्राइब करना है. हम रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोक्योर करेंगे, अगर हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कौन सी मशीनरी पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, उस एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर होने में एस्टिमेटेड टाइम कितना लगेगा, और उसके बाद वो प्रोडक्ट जब बन जाएगा तो उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, किस लॉट साइज में बनाएंगे हम, कितनी क्वांटिटी एक उसमें बॉक्स में होगी या एक पैकेट में होगी हमारी प्रोडक्ट की, और उसकी क्या प्राइसिंग होगी. जो डिटेल्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है वो हम इसमें मेंशन करते हैं. नेक्स्ट कम्स मार्केटिंग प्लान. अब मार्केटिंग प्लान में अगेन 4 P's आ जाते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. सो हम लोग ये देखेंगे अब हमारा प्रोडक्ट क्या है वो हमें पता है. जो हमने ऊपर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में बताया उससे हमें पता चल गया कि हमारा प्रोडक्ट एक्चुअल में है क्या. जब हम लोग मार्केटिंग प्लान बना रहे हैं तो हम बताएंगे कि इस प्रोडक्ट की हम ये प्राइसिंग रखेंगे. जैसे सपोज करो हमारी जो कॉस्ट है वो आ रही है 10 रुपीज़ किसी एक प्रोडक्ट की, तो हम उसके ऊपर मार्कअप प्राइस रखेंगे. मार्कअप प्राइस मीन्स क्या, हम उसको 10 रुपीज़ प्लस 2% ऐड करके रख देंगे कि जो भी कॉस्ट आएगी उस पर 2% ऐड करके हमें ये बेचना है. ये हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है, या हम कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं, या कुछ भी जो हमारी कंपनी को सूट करता है. जो भी स्ट्रैटेजी हम अडॉप्ट करेंगे वो स्ट्रैटेजी हमें बिजनेस प्लान में मेंशन करनी पड़ेगी. ठीक है. ये चीज हो गई प्राइसिंग के बारे में. फिर आ जाता है प्रमोशन के बारे में. अब हम लोगों ने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, उसको प्राइस कर लिया, बट अब एंड कंज्यूमर तक तो पहुंचाना है वो प्रोडक्ट. अब जब हम एंड कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं तो हमें कई चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करने होते हैं. या तो हम डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं, या हम होलसेलर को बीच में डाल सकते हैं, या फिर हम होलसेलर फिर रिटेलर और फिर कंज्यूमर तक पहुंच सकते हैं, या फिर हम कोई एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स आगे सेल करेगा, अवेलेबल कराएगा कंज्यूमर तक. तो ये हो जाते हैं वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. फिर आ जाती है एडवर्टाइजमेंट, कि इसके अंदर हम लोगों को किस तरह की एडवर्टाइजमेंट करनी है, हम लोगों को कौन से सोशल मीडियाज पे एडवर्टाइज करना है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करना है, या बाय वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइज करना है, या कैसे करना है. ये सब आ जाता है हमारा मार्केटिंग प्लान में. अब जब मार्केटिंग प्लान हम बना रहे हैं तो ये जो एक्टिविटीज जो भी हमने डिसाइड की हैं कि हम ये एक्टिविटी फॉलो करेंगे, इसको हम रिटर्न में करते हैं, लिख देते हैं हम रिटर्न में कि ये वाली एक्टिविटीज जो हैं यही हम फॉलो करेंगे, यही हमारा एक प्लान है, यही हमारा एक बेसिकली ब्लूप्रिंट हो गया जिसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को वर्क करना है. तो बिजनेस प्लान एक बेसिकली क्या हो जाता है, ब्लूप्रिंट ऑफ द बिजनेस लेआउट, जिसके अंदर सबसे पहले हमने डिस्कस किया हम मिशन स्टेटमेंट मेंशन करते हैं. फिर आ जाता है कि हमारी कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, फिर आ जाती है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, फिर आ जाता है मार्केट प्लान, एंड द नेक्स्ट एलिमेंट कम्स कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस. अब हम प्रोडक्ट कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ हम ही, अगर हम है तो वो मोनोपोली होगी, लेकिन अगर और भी कोई बंदा है वो जो सेम प्रोडक्ट, या और भी कोई कंपनी है जो सेम प्रोडक्ट और सेम सर्विसेज दे रहे हैं,
तो हम लोगों के लिए वो सारे क्या हो जाते हैं, कॉम्पिटिटर्स हो जाते हैं। अब वो क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, प्राइसिंग की, प्रमोशन की, वो सब भी देखना हमारे लिए जरूरी है। तो वो जो भी हम देखेंगे कि कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो दोनों स्ट्रैटेजीज का कंपैरिजन जो है वो भी हम बिजनेस प्लान में डालेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाता है स्वॉट एनालिसिस। अब स्वॉट एनालिसिस क्या है, स्ट्रेंथ्स, स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अब हम लोगों को ही ये चीज जज करनी पड़ेगी कि हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, हमारी कंपनी की वीकनेस क्या है, हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं और किस चीज से हमें थ्रेट है, किस चीज से हमें बचना चाहिए। तो जो ये पूरा स्वॉट एनालिसिस है ये हम अपने प्लान में मेंशन करेंगे, जिसकी वजह से हमें क्या फायदा होएगा कि हम लोगों को स्ट्रैटेजीज आगे फॉर्मुलेट करने के लिए इजी हो जाएगा। जब हमें पता होएगा कि ये चीज हमारी कोर है, इस चीज में हम थोड़े वीक है, अगर ये चीज मार्केट में आ जाएगी तो हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी, लेकिन अगर ये कोई रेगुलेशन आ गई तो ये हमारे लिए थ्रेट हो जाएगा। जब हमें ये सारी चीजें और पहले से पता होंगी, वो कैसे पता होंगी, स्वॉट एनालिसिस से, तो हमारे लिए स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना वुड बी वेरी इजी। इसीलिए हम स्वॉट एनालिसिस को बिजनेस प्लान में रखते होते हैं। नेक्स्ट कम्स ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में क्या आता है कि हम लोग जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। जैसे शिफ्ट्स में परफॉर्म करेंगे कि कोई नाइट शिफ्ट लगेगी, कोई मॉर्निंग शिफ्ट लगेगी, कोई इवनिंग शिफ्ट लगेगी, या हम लोग जो मैनुअली परफॉर्म करेंगे या ऑटोमेटिक मशीन्स लाएंगे, कितनी पावर का यूजेज होएगा, कितना रॉ मटेरियल यूजेज होएगा, और रॉ मटेरियल कहाँ से आएंगे, लेबर कहाँ से आएगी, ये सब जो होता है, ये ऑपरेशंस जितने भी हमने कैरी करने, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, लेबर के लिए हमें क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट चाहिए, ये जो सब है ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं। तो ये जो भी है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एज वेल एज जॉब डिस्क्रिप्शन, ये जो है ये सब हमारा ऑपरेशंस में मेंशन होएगा। ठीक है, नेक्स्ट कम्स फाइनेंशियल प्लानिंग। अब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है हमें, तो बिना पैसों के तो कोई बिजनेस स्टार्ट हो ही नहीं सकता, लीव अलोन कैरी फॉरवर्ड हो सके। तो स्टार्ट करने के लिए भी हमें पैसा चाहिए, उसको आगे चलाने के लिए भी हमें पैसा चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों के पास कितने सोर्स ऑफ फंड्स खुद के पास हैं, कहाँ से हम रेज कर सकते हैं फंड्स, और क्या हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज यूज करने हमें ज्यादा बेनिफिशियल है या कहीं इंस्टीट्यूशन से लेकर हमें वो पैसा लगाना ज्यादा बेनिफिशियल है। अब हम लोग ये देख सकते हैं हमें फंड्स मिलेंगे कहाँ से, हम शेयर्स इशू कर सकते हैं तो पब्लिक जो है वो हमें फंड्स दे सकती है और हम उसी पैसे से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है कि हम लोग अपना पैसा लगा के खुद सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हैं, या फिर हम पार्टनरशिप में आ सकते हैं, एक मैं बन गई पार्टनर, एक आप बन गए पार्टनर, हम लोगों ने इकट्ठे बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये हमें देखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि पैसा आएगा कहाँ से, दूसरी चीज आ जाती है अब वो पैसा लगाएंगे कहाँ कहाँ पर। अब वो पैसा हम लोगों को जो भी हमारी मेजर एक्टिविटीज हैं उसमें लगाना है ताकि हमें हाई रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सके। जब तक हाई रिटर्न्स नहीं मिलेंगी तब तक हमारा जो पैसा है उसको लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये बेसिक चीज एक जरूर देखते हैं कि एटलीस्ट इन्फ्लेशन कॉस्ट जो है वो हमारी कवर हो रही चाहिए। अब इन्फ्लेशन कॉस्ट क्या होता है, विद टाइम जब भी पैसा लगा रहता है एक जगह पे तो इन्फ्लेशन तो बढ़ती रहती है कंट्री की। जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो वो जो पैसे की वैल्यू है वो कम होती जाती है। जो अब हम देख सकते हैं कि जो 10 रुपए की वैल्यू आज से 20 साल पहले थी वो आज नहीं है। तो बेसिकली इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, इसलिए वो 10 रुपए की जो वैल्यू है वो कम हो गई। तो एटलीस्ट हम इतना कमाएं कि जो वो हमारी वैल्यू है वो स्टेबल रहे, कि जब अगर सपोज 35 लाख पे हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आने वाले 10 सालों में वो जो 35 लाख है उनकी वैल्यू बहुत कम ना हो जाए, एटलीस्ट उस लेवल तक तो रहे। अगर वो कल को 70 लाख भी कमा लेते हैं हम, तो वो 35 लाख विल बी इक्विवेलेंट टू 70 लाख इन 10 years। वो इस हिसाब से होनी चाहिए। ये आ जाते हैं हमारे पॉइंट्स फाइनेंशियल प्लानिंग में। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास टाइमलाइन। अब टाइमलाइन बहुत जरूरी है कि हम लोगों को कौन से टाइम से लेके कौन से टाइम फ्रेम तक हम लोगों को अपना बिजनेस सेटअप करना है, कौन से टाइम फ्रेम में हमें अपने बिजनेस ऑपरेशंस को स्टार्ट करना है, कौन से टाइम फ्रेम में हमने अपने बिजनेस ऑपरेशंस को ग्रो करना है। ग्रो में अगेन डाइवर्सिफाई करना है या एक्सपैंड करना है या कोई भी स्ट्रैटेजी बनानी है, तो कौन से टाइम फ्रेम में वो हम लोगों को करनी है स्ट्रैटेजी एडॉप्ट। ये सारी चीजें जो है ये टाइमलाइन बताती है हमें, और ये टाइमलाइन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बिना टाइम टेबल के तो हम लोग नहीं चलते हैं तो कंपनी तो कहाँ ही चल पड़ेगी।
राइट. सो नेक्स्ट कम्स एग्जीक्यूटिव समरी. अब ये लास्ट एलिमेंट है एग्जीक्यूटिव समरी. इसमें क्या होता है, जो भी चीज हम लोगों ने कि अपने पूरे प्लान में किया कि हम लोग ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, ये हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होगी, एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी होगी, ये कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी है, ये स्वॉट एनालिसिस है हमारी कंपनी का, वो सब ए टू जेड एक समराइज्ड फॉर्म में हम लिख देंगे, ताकि कल को अगर हम कंपनी में किसी नए एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करते हैं, वो भी एक बार पढ़ ले एग्जीक्यूटिव समरी एंड ही कैन गेट टू नो कि इस चीज से मुझे ये बेनिफिट मिल रहा है, मतलब इस कंपनी में ये चीजें हो रही हैं. तो ये जो एग्जीक्यूटिव समरी है, इट इज नॉट ओनली एसेंशियल फॉर न्यू एम्प्लॉयज, वो इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत जरूरी है. जब भी कोई इन्वेस्टर आपकी कंपनी में अपना पैसा लगाने आएगा, वो हमेशा पहले ये चीज जरूर चेक करेगा कि क्या है ये कंपनी क्या बनाती है, इसके गोल्स क्या है, इसने कहाँ जाना है, इसकी स्ट्रैटेजीज क्या है, इसकी टाइमलाइन क्या है, कि क्या ये जो गिवन अकम्प्लिश्ड टास्क है ये उस टाइम फ्रेम में पूरा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी. ये जो सारा है ये सब है एग्जीक्यूटिव समरी का पार्ट. सो एग्जीक्यूटिव समरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस प्लान. ओके, अब हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार कौन कौन से एलिमेंट्स थे. 10 एलिमेंट्स हैं. सबसे पहले आ जाता है मिशन स्टेटमेंट, then comes company's background, then comes product description, marketing plan, competitors analysis, SWOT analysis, operations, financial planning, timeline and executive summary. ओके, अब हमने डिस्कस कर लिया कि बिजनेस प्लान होता क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, ये सब तो हमें पता चल गया. लेकिन हमें बिजनेस प्लान बनाने की ज़रूरत क्या है, मतलब एक इतना बड़ा रिटन डॉक्यूमेंट बनाने की हमें ज़रूरत क्या है, क्यों ज़रूरत है हमें. ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन क्यों. सबसे पहली चीज़, आपके जब भी इन्वेस्टर्स आएंगे तो सबसे पहली चीज़ वो यही देखेंगे कि क्या हम आपके कंपनी में पैसा लगाएं कि ना लगाएं, क्या हमें ये बेनिफिशियल होएगा कि नहीं होएगा. वो उनको कहाँ से पता चलेगा, अभी आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, आपका कोई प्लान नहीं होगा अगर, तो वो क्या आपकी बात पे सिर्फ विश्वास करके तो नहीं लगाएंगे ना पैसे. सो दे रिक्वायर अ रिटन डॉक्यूमेंट. दूसरी चीज, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन. अब जब भी आपको अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, या किसी भी चीज के लिए, या किसी भी पर्पस के लिए कुछ भी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करनी है, तो आप लोगों के पास कुछ होगा, बैकग्राउंड में कुछ होगा जिसमें हम लोगों को पता चले कि हमारी कंपनी का एक्चुअल गोल क्या है, हमारी कंपनी एक्चुअल में अचीव क्या करना चाहती है. जब तक वो ही नहीं हमारे पास होएगा, हम आगे स्ट्रैटेजी नहीं फॉर्मुलेट कर सकते. जब तक स्ट्रैटेजी नहीं फॉर्मुलेट होएगी, तब तक हम ग्रो नहीं कर सकते. ग्रो तो छोड़ो, हम सरवाइव भी नहीं कर सकते बिना स्ट्रैटेजीज और बिना पॉलिसीज के. ओके, और जो थर्ड चीज आ जाती है वो है कि हम लोगों को ये पता चल जाता है कि फ्यूचर में हम लोगों को कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, हमारी जो फाइनेंशियल नीड्स है वो बढ़ेंगी. अगर बढ़ेंगी तो क्या जो वो हमने प्रॉफिट्स अर्न किए थे उनमें से हम रिटेन करके आगे यूज़ कर सकते हैं, कितना परसेंट रिटेन कर सकते हैं, और कितना परसेंट आगे बिजनेस की ग्रोथ में डाल सकते हैं, या आगे से अगर हमें और पैसा चाहिए तो वो फंड्स जो हैं वो हम कहाँ से उठा सकते हैं. ठीक है, सो दिस वॉज द नीड फॉर बिजनेस प्लान. Now, without wasting any time, let's get to feasibility analysis. Now, what do you mean by feasibility analysis? सबसे पहली चीज़ तो, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम ये देखते हैं क्या वो बिजनेस जो है वो हमारे लिए वायबल है कि नहीं है. मतलब क्या हमारा जो आइडिया है वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है. चलो, अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो क्या वो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट्स दे सकता है कि नहीं दे सकता है. क्योंकि जो आइडिया जनरेशन होता है, जब भी हम बिजनेस फॉर्मुलेट करते हैं या स्टार्ट करते हैं, तो उसका मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग. ठीक है, तो वो अगर प्रॉफिट्स दे सकता है तो कितने प्रॉफिट्स दे सकता है, क्या हम आगे ग्रो कर सकते हैं उस चीज में या नहीं ग्रो कर सकते. अब बिजनेस है, मान लो हमें कोई आइडिया आया, अब हमने उस आइडिया में पैसे लगा दिए. अब ये तो है नहीं कि आज पैसे लगा दिए, कल को अगर वो आइडिया फेल हो गया तो वो पैसे वापस तो आएंगे नहीं, वो तो गए, वो तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है. इसीलिए ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी होते हैं, फिजिबिलिटी एनालिसिस, टू चेक द वायबिलिटी ऑफ द आइडिया और अ बिजनेस एक्टिविटी, सो दैट वी गेट टू नो कि हमारा ये जो बिजनेस है वो आगे सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा. ठीक है, तो अब इस चीज़ में फिजिबिलिटी एनालिसिस में आगे 3 चीज़ें आ जाती हैं: टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस एंड फाइनेंशियल एनालिसिस. ठीक है,
अब हम लोगों को ये चेक करना है कि क्या ये हमारा जो आइडिया है ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, क्या ये हमारे मार्केट इन्वायरमेंट को सस्टेन कर सकता है कि नहीं कर सकता। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं मार्केट एनालिसिस क्या होता है। अब मार्केट एनालिसिस में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स है क्या वो हमारी ठीक है कि नहीं है। So quantitative analysis and qualitative analysis are the parts of market analysis. So now let's start with the market analysis plan. सबसे पहली चीज क्या आ जाती है, सेगमेंटेशन। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि जिस सेगमेंट को हम टारगेट कर रहे हैं क्या वो हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। अब सेगमेंटेशन क्या होती है, क्या हम नेशनल लेवल पे प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या हम सिर्फ लोकल लेवल पे सेल करना चाहते हैं या हम बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वर्ल्ड वाइड अपना प्रोडक्ट को या सर्विसेज को फैलाना चाहते हैं। तो ये हो जाती है सेगमेंटेशन। अब हम लोग क्या है, हम पूरा अभी अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग इनिशियली भी अगर मैं कहूँ कि हम सारे मार्केट्स को नहीं कवर कर सकते, हम लोगों को एक पर्टिकुलर एरिया लेना ही पड़ेगा। या तो हम अपना बिजनेस सिर्फ लोकल एरिया में स्टार्ट करेंगे या हम सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट में स्टार्ट करेंगे या हम सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री में स्टार्ट करेंगे। इनिशियली तो हमारी को एक सेगमेंट लेना ही पड़ेगा। अब वो सेगमेंट ये नहीं है कि एरिया वाइज ही ले सकते हैं हम उसमें ये भी देख सकते हैं कि हम सिर्फ विमेन को फोकस कर रहे हैं या सिर्फ मेन को फोकस कर रहे हैं या चिल्ड्रन को फोकस कर रहे हैं या एल्डरली पीपल को फोकस कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं कि हमारी मार्केट की एक्चुअल सेगमेंट क्या है, दैट इज मार्केट सेगमेंटेशन हमारी क्या है, वो जो चीज है उसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन एनालिसिस अंडर मार्केट एनालिसिस। नेक्स्ट चीज आ जाती है इसमें टारगेट मार्केट एनालिसिस। अब टारगेट मार्केट क्या है हमारी, हमने एक सेगमेंट ले लिया, हमने सपोज करो हमने ले लिया कि हम फीमेल को स्टडी करेंगे, ठीक है, फीमेल को हम ये अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचेंगे। अब टारगेट कौन है, क्या वो जो फीमेल है वो वर्किंग फीमेल है, हाउसवाइफ्स है, या फिर क्या उनका एज क्या है, कौन सी एज की फीमेल को हम टैकल कर रहे हैं, टीनेजर्स वाली फीमेल को टैकल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, या फिर हम लोग 22-40 की एज ग्रुप को टैकल कर रहे हैं या फिर 50+ विमेन को कर रहे हैं टारगेट। हम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा टारगेट कौन सा एक्चुअल सेगमेंट है। ओके, तो अब ये हो गया टारगेट मार्केट एनालिसिस। नेक्स्ट आ जाता है मार्केट नीड। मार्केट की नीड क्या है, एक्चुअल में डिमांड क्या है, एक्चुअल में उस प्रोडक्ट की नीड क्या है, क्या वो प्रोडक्ट जो आपका है वो ज़रूरी है, अगर ज़रूरी है तो कितना ज़रूरी है, क्या वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कंज्यूमर की, क्या जो कंज्यूमर अभी सोच रहा है कि यार इसके बिना तो चलता है मेरा, तो वो प्रोडक्ट अगर हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो हम लोगों को उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऐसी लानी पड़ेगी कि वो प्रॉफिटेबल हो। अब हम लोगों का अगर हम कहें कि यार इसके बिना हमारा चलता है, नहीं चाहिए ये हमें, तो हम लोग वो प्रोडक्ट कभी भी नहीं खरीदेंगे। तो वो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो एक्चुअल में कोई नीड मीट कर रहा है कि नहीं मीट कर रहा है, वो एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। वो ही जो फैक्टर है उस चीज को हम कहते हैं मार्केट नीड एनालिसिस। नेक्स्ट कम्स कंपटीशन। अब कंपटीशन एनालिसिस में क्या हो जाता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या प्रोडक्ट ला रहे हैं, क्या वो जो हमारा प्रोडक्ट है उसके ऑलरेडी बेटर गुड्स अगर अवेलेबल होंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा। चलो अगर अब हमारी प्राइसिंग पे आ जाते हैं कि हमारी प्राइसिंग कम है, हमारी क्वालिटी सेम है, तो हो सकता है वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे। हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी क्या है इन रिगार्ड टू दैट सेम प्रोडक्ट और सर्विस, या फिर कि कॉम्पिटिटर्स जो है वो अपने प्रोडक्ट को किस हिसाब से पोजीशन कर रहे हैं इन मार्केट, कौन सी डिमांड को वो मीट कर रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट उस डिमांड से कैसे बेटर है। ओके, सो नेक्स्ट कम्स बैरियर्स टू एंट्री। अब अगर सपोज करो हम लोग कह दें कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, लेट्स से इन एरिया ABC, ओके। अब वो ABC का जो मैनेजर है उसका नाम है X। अब उस X मैनेजर ने क्या कहा कि आप मेरे एरिया में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, सेट कर सकते हो, लेकिन आपको मुझे 50% जो है अपना प्रॉफिट का शेयर वो मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, एक एंटर कर रहे हैं हम मार्केट न्यू, लेकिन हम लोगों को एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, एक बैरियर लगा दिया गया कि अगर हमें इस बिजनेस को करना है, एस्टैब्लिश करना है, सेटअप करना है इस पर्टिकुलर एरिया में, तो हम लोगों को अपने प्रॉफिट का 50% इस एक्स बंदे को देना पड़ेगा, ठीक है।
तो अब हम पर डिपेंड करता है, हम ये चीज़ देखेंगे कि क्या 50% उसको देकर भी हम लोगों को कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा है, क्या हम लोग फिर भी गेन में है कि नहीं है, क्या हमारा ये जो प्रोडक्ट या सर्विस या बिजनेस आइडिया है ये फिर भी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, क्या ये बेनिफिशियल है हमें इस्टेब्लिश करना, बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए इस्टेब्लिश करना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम देखेंगे बैरियर्स टू एंट्री में। ये आपको पता होगा कई बार ऐसी गवर्नमेंटल रेगुलेशंस होती हैं, इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं कि बंदा कहता है इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज करने के बजाय छोड़ो कुछ और देखते हैं काम क्या करना है। ठीक है, सो वो क्या है, बैरियर्स टू एंट्री। अब ये बैरियर्स टू एंट्री लगाते क्यों है? पहली चीज, ताकि मोनोपोली भी मेंटेन रहे किसी जगह, जैसे अब रेलवेज हैं, अब वहां पे गवर्नमेंट की मोनोपोली जरूरी है क्योंकि वो सोशल सर्विस में, अब अगर उसमें हम प्राइवेट सेक्टर को घुसा देंगे तो फिर वो फिर अगेन प्रॉफिटेबल वेंचर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर अगेन जो लो इनकम पीपल है उनके लिए अगेन ट्रैवलिंग वुड बिकम वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए हमें बैरियर लगाना पड़ता है, लेकिन हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या वो बैरियर हम लोग कितना वायबल है और कितना नहीं वायबल है। ओके, सो नेक्स्ट आ जाती है रेगुलेशंस। इसके अंदर पॉइंट रेगुलेशन एनालिसिस, क्या है गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द बिजनेस दैट वी हैव स्टार्टेड। ठीक है, अब हम लोगों ने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है लेकिन हमें नहीं पता कि इसके लिए हमें कोई ये लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए या ये लीगल फॉर्मेलिटी जो है ये हमें फुलफिल करनी है, या कोई हमने प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया मैन्युफैक्चर करना लेकिन बाद में पता चला वो तो इस लॉ के अंडर बैन है, फिर तो ये रेगुलेशंस जो हैं इनको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है क्योंकि हमारा बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है बिजनेस स्टार्ट करने में, मनी इन्वेस्टेड होते हैं, तो वी डोंट वांट दैट एफर्ट्स टू गो वेस्ट। सो ये सारे एनालिसिस जो भी मार्केट एनालिसिस है, क्या क्या है, सेगमेंट एनालिसिस, टारगेट मार्केट एनालिसिस, मार्केट नीड एनालिसिस, कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस, बैरियर्स टू एंट्री एनालिसिस एंड रेगुलेशन एनालिसिस, ये हम लोगों को पहले करना पड़ता है ताकि हम लोग अपना जो हमारा बिजनेस है वो स्मूथली रन कर सके विदाउट एनी फर्दर डिस्क्रिपेंसी। नेक्स्ट कम्स फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, अब फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम बिजनेस तो मेनली प्रॉफिट अर्निंग के लिए ही कर रहे हैं। अब अगर हमारी कॉस्ट लग रही है 12 रुपये लेकिन हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं 10 रुपये में तो हम लोग लॉस नहीं जाएंगे, तो जो अल्टीमेटली काम हम कर रहे हैं वो तो बंद होना ही होना है। ठीक है ना, सो इफ वी डोंट वांट दैट थिंग टू हैपन, सो लेट्स स्टार्ट विद द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस में हम क्या क्या स्टडी करते हैं अंडर। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन। ठीक है, हम पहले देखेंगे कि अगर हमारा ये प्रोडक्ट है तो इससे हमें रेवेन्यू क्या अर्न होएगा। अब रेवेन्यू इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल एज दी प्रॉफिट वी आर कीपिंग फॉर इट। ठीक है, अब अगर मान लो हमारे को एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 10 रुपये पड़ रही है तो रेवेन्यू एनालिसिस में 2 रुपये का अगर हमारा प्रॉफिट है तो रेवेन्यू एनालिसिस में हम उसको 12 रुपये मानेंगे। ठीक है, और अगर हम साल में 100 गुड्स बेच रहे हैं तो 1200 रुपये जो है वो हमारा रेवेन्यू हो गया। ठीक है, 12 रुपये की चीज है, 100 रुपये में बेच रहे हैं लेकिन 12 रुपये में हमारी कॉस्ट भी इंक्लूडेड है और हमारा प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, सो वो जो चीज हो जाती है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एनालिसिस, कि हमें टोटल रेवेन्यू कितना मिलेगा इस प्रोडक्ट या इस सर्विस से। ओके, नेक्स्ट कम्स प्रॉफिट एनालिसिस। अब हमने रेवेन्यू देख लिया कि कितना आएगा, अगर हम सोच के चल रहे हैं कि एटलीस्ट 1% तो हम इसमें से प्रॉफिट अर्न करेंगे करेंगे आफ्टर एक्सक्लूडिंग ऑल दी एक्सपेंसेस, ऑल दी कॉस्ट, एवरीथिंग, हमारा जो 1% है वो हमारा प्रॉफिट होएगा ही होएगा कम से कम। सो वो हो गया हमारी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, जैसे हमारी रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन थी 1200 रुपये, तो जो हमारी प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है वो होगी 120 रुपये। तो 1200 रुपये के पीछे हम 120 रुपये तो कम से कम कमाएंगे ही कमाएंगे। ठीक है, ये हो गया कि हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रॉफिट को और कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम रेवेन्यू को। नेक्स्ट आ जाती है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ठीक है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में क्या आ गया कि हम एक दिन में कितनी टर्नओवर घुमा रहे हैं। ठीक है, अब अगर साल में हम 100 गुड्स मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो क्या हमारी इतनी एफिशिएंसी है कि हम एक साल में 100 गुड्स मैन्युफैक्चर कर सकें? क्या वो 100 गुड्स की ज़्यादा भी मैन्युफैक्चर हो सकते हैं या कम भी मैन्युफैक्चर हो सकते हैं? ठीक है, अब हम लोगों को अपनी एफिशिएंसी चेक करनी है, इसमें एक्सपेक्टेड ही हो सकता है क्योंकि एग्जैक्ट तो हम फ्यूचर तो हम कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, हर चीज़ में रिस्क तो इन्वॉल्व होते ही हैं, पर अपने लेवल पे हम बेस्ट लेके चलते हैं कि हमने सारे रिस्क को एलिमिनेट कर लिया, कि उस सब रिस्क को थोड़ा सा कंसिडर करके इतना इतना प्रॉफिट, इतना इतना रेवेन्यू और इतनी एफिशिएंसी तो हमारी होगी ही होगी। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल एफिशिएंसी एंड सॉल्वेंसी। अब हमारे जो कैपिटल है, कैपिटल क्या होता है, जो इनिशियल अमाउंट हम लगाते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको कहते हैं कैपिटल। अब कैपिटल दो तरह की होती है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। अब जो फिक्स्ड कैपिटल है वो हम लगाते हैं फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में, जैसे कि लैंड हो गया, मशीनरी हो गई, ये हो जाती है हमारी फिक्स्ड कैपिटल। दूसरी आ जाती है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल में क्या है, जो भी हमने रॉ मटेरियल ले लिया या जो भी हमने लेबर हायर कर ली जिस भी चीज के लिए, वो हो जाती है हमारी वर्किंग कैपिटल। जो भी अमाउंट हमारी रॉ मटेरियल में इन्वेस्टेड है वो हो जाएगी हमारी वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि जो हमारी फिक्स्ड कैपिटल है और जो हमारी वर्किंग कैपिटल है, क्या वो हम लोगों को प्रॉपर रिटर्न्स दे रही है कि नहीं दे रही है। नेक्स्ट आ जाती है लिक्विडिटी। क्या हमारे पास कैश है, लिक्विडिटी मींस कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और करंट एसेट्स जो हम इजीली विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन कैश कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कैश और लिक्विडिटी जो बहुत जरूरी है, तो वो कितनी परसेंट लिक्विडिटी हमारे पास रहेगी और कितनी परसेंट के हमें क्रिएट करने की जरूरत है, ये सब आ जाता है फाइनेंशियल एनालिसिस में। अब फाइनेंशियल एनालिसिस में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा कि रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस क्या होने चाहिए, फिर प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एंड उसके बाद हमने देखा कि कैपिटल इन्वेस्टेड जो है एंड सॉल्वेंसी, एंड द लास्ट थिंग वाज लिक्विडिटी एनालिसिस। सो नेक्स्ट कम्स टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, हम प्रीवियस ट्रेंड्स चेक करते हैं कि क्या जो हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्या वो प्रीवियसली डिमांड में रहे हैं कि नहीं रहे हैं, उनका स्टैटिस्टिकल डेटा क्या रहा है, क्योंकि जो मर्जी हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स नेवर लाई। तो जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो हमें एक एग्जैक्ट अमाउंट, एक एग्जैक्ट फिगर पता चल जाएगी कि हमारा जो बिजनेस है वो कितना परसेंट वायबल है। हम ट्रेंड्स चेक कर लेंगे प्रीवियस वाले, प्रीवियस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे इन रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट एंड वॉल्यूम, और फिर फर्दर कोई भी डिसीजन जो है वो हम ले लेंगे। ठीक है, सो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग business plan and feasibility analysis. Feasibility analysis is very important in regards to three aspects. First aspect is technical analysis, the next comes market analysis, and the third comes financial analysis. जब तक हम ये तीनों एनालिसिस कर नहीं लेते तब तक हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि जो हमारा प्रोजेक्ट का आइडिया है या जो हमारा बिजनेस का आइडिया है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। So that was all. Keep learning, keep growing, and keep showering your love to Panacea Bharati Institution. Thank you.